आज हम कवि और पत्रकार रघुवीर सहाय की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास उनके जीवन और काम पर एक लेख का अंश है और साथ में है उनकी 2 कविताएं जो मिजाज में बहुत ही अलग हैं, वसंत आया और तोड़ो। जी। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि एक पत्रकार की नज़र, वो पैनी तथ्यपरक नज़र कविता को कैसे आकार देती है और ये कविताएं आज की जिंदगी के बारे में, प्रकृति से हमारे रिश्ते और रचनात्मकता के बारे में क्या कहती हैं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं रघुवीर सहाय से। 1929 में लखनऊ में जन्म, अंग्रेजी साहित्य में एमए किया, लेकिन पेशा चुना पत्रकारिता का। उन्होंने प्रतीक पत्रिका में सहायक संपादक के तौर पर काम किया, फिर आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे और कई सालों तक दिनमान का संपादन भी किया। और यही पत्रकारिता का अनुभव उनकी कविता का आधार बनता है। अच्छा। उनका मानना था कि अखबार की खबरों के यूं समझिए भीतर अक्सर मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है, जो हेडलाइन में नहीं आ पाती। बिल्कुल। और उस छिपी हुई पीड़ा को व्यक्त करना, वो कहते थे, कविता का दायित्व है। तो उन्होंने अपनी उस पत्रकार दृष्टि का बड़ा रचनात्मक उपयोग किया। अनावश्यक शब्दों से बचते थे और उनकी कविताओं की एक खासियत है, वो भयाक्रांत अनुभव वाली बात। हाँ, भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति। मतलब डरावने अनुभवों को भी बिना किसी बहाव के एकदम सीधे सीधे कह देना। सही है। जैसे कोई रिपोर्टर बस तथ्य बता रहा हो, कोई ड्रामा नहीं। और यही चीज उनके लिखे को और असरदार बना देती है। और उन्होंने सिर्फ एक ही शैली में नहीं लिखा, मुक्त छंद भी और छंद भी। जी, दोनों में लिखा। उनकी प्रमुख कृतियां हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और लोग भूल गए हैं। हाँ, लोग भूल गए हैं, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो चलिए इसी पृष्ठभूमि के साथ पहली कविता वसंत आया को देखते हैं। शीर्षक से तो लगता है कि ये प्रकृति के सौंदर्य की कोई कविता होगी, लेकिन इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। बिल्कुल। ये कविता तो इस बात पर व्यंग करती है कि आज इंसान का प्रकृति से रिश्ता ही टूट गया है। कविता कहती है कि वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना चाहता है। हालांकि कवि प्रकृति में हो रहे बदलावों को महसूस करते हैं। अशोक के पेड़ पर किसी चिड़िया का चहकना, सड़क के किनारे लाल बजरी पर सूखे पत्तों की चरमराहट, सुबह 6 बजे की वो गर्म पानी से नहाई हुई हवा। क्या खूबसूरत तस्वीरें है ना? लेकिन उन्हें असल में ये एहसास होता कैसे है कि वसंत आ गया है? कैलेंडर से। वही तो असल बात है। और ये कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी, ये था प्रमाण। ये आज की जीवन शैली पर एक बहुत तीखा कटाक्ष है। बहुत तीखा। और यहाँ पर कवि की चिंता साफ दिखती है। उन्हें कविताओं को पढ़कर ये तो पता है कि ढाक के जंगल दहकेंगे, आम पर बौर आएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आज के इस नगण्य यानी मामूली दिन में उन्हें ऐसे वसंत के आने का पता चलेगा। ये आधुनिक मनुष्य की प्रकृति से दूरी को दिखाता है। बिल्कुल। कविता की भाषा भी बहुत खास है। इसमें देशज तद्भव शब्दों का भरपूर प्रयोग हुआ है, जैसे अशोक, मदन महीना, पंचमी। हाँ, ये भाषा आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ी होती है। अब आते हैं दूसरी कविता तोड़ो पर। जी। ये एक उद्बोधन परक कविता है, एक सीधी पुकार, तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने। कवि यहाँ क्या तोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, यहाँ कवि सृजन के लिए भूमि तैयार करने का आह्वान कर रहे हैं। अच्छा। वो चट्टानों, ऊसर और बंजर जमीन को तोड़ने के लिए कहते हैं ताकि उसे खेत में बदला जा सके। मतलब ये विध्वंस के लिए उकसाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सृजन के लिए प्रेरित करना है। परती को खेत में बदलना सृजन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। कवि प्रकृति की तुलना मन से करते हैं। हाँ, यही इस कविता का सबसे मजबूत हिस्सा है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। ये बंजरपन सिर्फ बाहर जमीन पर नहीं, इंसान के मन के अंदर भी है। सही बात है। कवि मन में व्याप्त ऊब और खींच को भी तोड़ने की बात करते हैं ताकि मन भी उपजाऊ बन सके। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है, इसीलिए वो पूछते हैं, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को। और कविता का अंत तोड़ो से नहीं बल्कि गोड़ो 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 से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। पहले तोड़ने की बात यानी बाधाओं को हटाने की, और फिर गोड़ने की यानी जमीन को खेती के लिए तैयार करने की, उसे पोसने की। ये पूरी प्रक्रिया को दिखाता है। पहले झूठे बंधनों को तोड़ना,
ताकि हम धरती को जान सकें। और फिर मन की खींच को हटाकर उसे सृजन के लिए तैयार करना। पत्थर और चट्टानें यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं है, वो बाधाओं के प्रतीक हैं। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? एक कविता है वसंत आया, जो प्रकृति से हमारे टूटे हुए रिश्ते का दर्द बयां करती है जी। और दूसरी कविता तोड़ो है, जो हमें बाहरी और भीतरी बंजरपन को तोड़कर कुछ नया रचने के लिए उकसाती है। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये दोनों कविताएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। कैसे? देखिए, वसंत आया एक समस्या की पहचान करती है, आधुनिक जीवन की वजह से पैदा हुई एक तरह की संवेदनहीनता, एक ऊब। अच्छा। और तोड़ो उसका समाधान सुझाती है। वो कहती है कि उस बंजरपन, उस ऊब और खींच को सक्रिय रूप से तोड़ो ताकि फिर से जोड़ा जा सके और सृजन किया जा सके। वाह। रघुवीर सहाय यहाँ एक पत्रकार की तरह पहले बीमारी का पता लगाते हैं और फिर एक कवि की तरह उसका इलाज बताते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे रघुवीर सहाय अपनी पत्रकार की पैनी नजर से आधुनिक जीवन की विडंबनाओं पर टिप्पणी करते हैं। बिल्कुल। उनकी कविताएं सिर्फ प्रकृति का वर्णन नहीं करती, बल्कि इस सवाल की पड़ताल करती हैं कि हम उस प्रकृति को अब महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और वो सिर्फ सवाल पूछकर नहीं छोड़ते, बल्कि एक राह भी दिखाते हैं। आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। कविता तोड़ो मन की खीज और ऊब को तोड़ने और फिर जमीन को गोड़ने की बात करती है। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी के अपने रचनात्मक या बौद्धिक जीवन में वे पत्थर और बंजर जमीन क्या हो सकते हैं जिन्हें तोड़ने की जरूरत है। अच्छा सवाल है। और उस तोड़फोड़ के बाद गोड़ने यानी नर्चरिंग का काम, वो कैसा दिख सकता है?